हाय, दिस इज टीचर सिंह राजपूत। आज हम चलते हैं टॉपिक देखने ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी इंग्लिश में, हिंदी में उसको भूगोल बोलते हैं। भूगोल है क्या? तो भूगोल का क्या, पहले इसका हम डिटेल हिस्ट्री जानने चलते हैं। भूगोल है क्या, किस शब्द से मिलकर आया है? भूगोल ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द के दो मूल शब्द कौन कौन है? जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? ज्योग्राफी है। ठीक है, यानी भू मतलब भूमि, और भूमि क्या है हमारी, इसके बारे में अध्ययन करना। गोल है कि चपटा है, यही हमारा क्या है? भूगोल है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने चलते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया? इरेटोस्थेनीज ने किया, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। क्या थे ये? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया। कब? 276 से 194 ईस्वी के पूर्व टाइम की बात है। और ये एक ग्रीक यानी यूनान विद्वान था। ठीक है, ये हमने समझा। दूसरा टॉपिक है कि भूगोल ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द कौन कौन है? जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफोस मतलब वर्णन करना यानी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन करना यानी जियो और ग्राफोस, ये दोनों क्या है? हमारा ग्रीक शब्द है, इसी से मिलकर हमारा पृथ्वी बना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि भूगोल के नामकरण एवं इस विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित किसने किया? हिकेटियस ने अपनी पुस्तक हिकेटियस का पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। क्या नाम है? हिकेटियस के बुक का नाम है जस पीरियोडस। ठीक है, इसका मतलब होता है, जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडस हिकेटियस का बुक का नाम है, उसने इस अपने बुक जस पीरियोडस में पृथ्वी का वर्णन किया है, इसलिए हिकेटियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को, अच्छा स्टडी के लिए इसको एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में कब मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी में। 19th सेंचुरी में भूगोल को अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भूगोल जो था मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, यानी भूगोल है क्या? मनुष्य और जिस पर्यावरण में रहता है उसके बीच में क्या पारस्परिक संबंध है, तो उसके अध्ययन के रूप में ये विकसित होकर आया 20वीं शताब्दी में हमारा भूगोल। ठीक है, आगे है भूगोल है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा जो मानव और पृथ्वी के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, या जिसमें मानव और उसके पर्यावरण का जो निरंतर परिवर्तनशील जो भी देखने को मिलता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में यह अन्य विषयों को भी अपने अंदर क्या करता है? समाहित। भूगोल एक ऐसा विषय है, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें क्या होता है कि वो मानव और उसके आसपास के जो पर्यावरण है उसमें जो निरंतर जो कंटिन्यू चेंजिंग हो रहा है उसको अध्ययन करता है, प्लस उसके साथ साथ अन्य विषयों को भी अपने अंदर समाहित करता है। ये जिसे हम क्या बोलते हैं? भूगोल। अभी तक हमने क्या देखा? जियोग्राफी का क्या देखा? अब तक हमने इसका हिस्ट्री देखा कि जियोग्राफी भूगोल क्या है, किस सबसे मिलकर बना है, इसका मतलब क्या है, इसको कब एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। तो पूछा जाएगा भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल को क्या किया गया? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। कब? 20वीं शताब्दी में। और ये जो इस शब्द का भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने। ये कौन थे? ये यूनान देश के, ग्रीक मतलब यूनान, GREECE भी होता है। ठीक है, यूनान देश के एक विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। और फादर पूछा जाए तो इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का, भूगोल शब्द का प्रयोग किया, जबकि इसके फादर हिकेटियस को माना जाता है। आई होप इतना तक आप लोग को समझ आया होगा भूगोल के बारे में। आगे टॉपिक देखने चलते हैं। ठीक है, अब हम भूगोल में टॉपिक देखते हैं कि भूगोल की दो विचारधाराएं हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला विचारधारा है संभववाद, दूसरा है निश्चयवाद। ठीक है, तो संभववाद में क्या है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभव यानी समर्थ है। मनुष्य जो होगा अपने अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट में
चेंजिंग कर सकता है, किसके अकॉर्डिंग, संभववाद विचारधारा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या है कि तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। कहने का मतलब संभववाद जो विचारधारा, भूगोल के दो विचारधारा है, संभववाद और निश्चयवाद। तो संभववाद में है कि इंसान, व्यक्ति जो भी है अपने अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है जो भी प्रकृति में जितने भी पॉसिबल चीजें हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी होने की संभावना है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, ठीक है। संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, कौन कौन ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद विचारधारा को समर्थन दिया। तो उनमें से पहले है हमारा वाइडल डी ला ब्लास। क्या नाम है, वाइडल डी ला ब्लास भूगोलवेत्ता है जिन्होंने भूगोल के संभववाद विचारधारा को समर्थन किया। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, फैब्रे। क्या नाम है, वाइडल डी ला ब्लास, और दूसरे भूगोलवेत्ता हमारे फैब्रे हैं जिन्होंने संभववाद विचारधारा को समर्थन दिया। ठीक है, हमने संभववाद में क्या देखा, संभववाद में इंसान या कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण में चेंजिंग करने में समर्थ है, अपने पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, और प्रकृति पर जितने भी संभावनाएं हैं उसको अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। ये हमने संभववाद में देखा। आगे हम देखते हैं निश्चयवाद में क्या है। तो निश्चयवाद में क्या है हमारा, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निश्चयवाद में कौन करेगा, संभववाद में मनुष्य पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग करेगा, इसमें पर्यावरण के अकॉर्डिंग मनुष्य को करना है। निश्चयवाद में क्या है, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा संपन्न होते हैं, मनुष्य के सारे काम। निश्चयवाद विचारधारा में मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि संभववाद में मनुष्य पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है, आगे क्या है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इसमें क्या, संभववाद में मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार जितने भी संभावनाएं हैं उसका उपयोग कर सकता है, जबकि निश्चयवाद में क्या है कि मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार कुछ करने की उसकी जो संभावनाएं है वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्रकृति के द्वारा मानव के सारे काम संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, इसमें निश्चयवाद में। ठीक है, अब निश्चयवाद जो विचारधारा है इसके समर्थक कौन कौन है, भूगोलवेत्ता रीडर है। कौन कौन भूगोलवेत्ता, नाम है इनका रीडर, दूसरा है रैटजेल। रीडर और रैटजेल जो है ये नवीन निश्चयवाद के समर्थक है। कौन से, निश्चयवाद में भी एक नवीन है एक प्राचीन है। तो नवीन निश्चयवाद के समर्थक हमारे रीडर और रैटजेल है। कौन है, रीडर और रैटजेल। ठीक है, ये दोनों नवीन निश्चयवाद के समर्थक है। और भी अगर सिर्फ निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक बोला जाए तो रीडर, रैटजेल, एलन सैम्पल और हट्टिंगटन, कौन कौन ऐसे हैं। और संभववाद और निश्चयवाद दोनों भूगोल की विचारधारा है। दोनों में हमने क्या देखा कि जो संभववाद है इसमें मनुष्य अपने अकॉर्डिंग अपने पर्यावरण में चेंजिंग कर सकता है, और पर्यावरण में जो भी संभावनाएं हैं उसकी अपनी इच्छा के अनुसार उसको उपयोग कर सकता है। ठीक है, संभववाद में संभववाद विचारधारा के समर्थक वाइडल डी ला ब्लास, ठीक, और भूगोलवेत्ता फैब्रे थे। दो इंसान जो है उसके समर्थक हैं। निश्चयवाद में आते हैं। निश्चयवाद में क्या कह रहा है कि इसमें जो है प्रकृति के द्वारा सारे काम संपन्न किए जाते हैं। मनुष्य का टोटल काम प्रकृति के द्वारा होता है। मनुष्य अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छाओं का उपयोग बहुत कम ही करेगा। ठीक है, इसके जो समर्थक हैं रीडर है, रैटजेल है, एलन सैम्पल और हट्टिंगटन है। ठीक है, इसमें रीडर और रैटजेल जो नवीन निश्चयवाद के समर्थक हैं, और क्या है, एलन सैम्पल और हट्टिंगटन है। चारों जो है ये निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक है। आई होप समझ में आ गया होगा संभववाद और निश्चयवाद का समर्थक कौन कौन है, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें मनुष्य अपने अनुसार अपने पर्यावरण को पॉसिबल कर सकता है, अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको अपने ढाल सकता है, जबकि इसमें हमको पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम इस वीडियो में देखते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। ठीक है, इसमें पहला परिभाषा है हमारा स्ट्रैबो के अनुसार। किसके अनुसार, भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल का परिभाषा है।
इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, ध्यान से देखते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग भूगोल क्या है? इनके अनुसार इन्होंने भूगोल का डेफिनेशन दिया है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ये स्ट्रैबो के अनुसार ये डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम क्लैडियस और टॉलमी के, यहाँ कॉमा दिया गया। ठीक है, क्लैडियस और टॉलमी ये दोनों भूगोलवेत्ता है। इनके अकॉर्डिंग भूगोल का परिभाषा देखते हैं। इनके अनुसार है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामाय विज्ञान। इन्होंने क्या बोला? भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पृथ्वी पे स्वर्ग के रूप में देखा जाने वाला एक अभामाय प्रतीत होने वाला विज्ञान है। ठीक है, इसको पृथ्वी पे देखा जाता है, इसलिए ये पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखा जाने वाला अभामाय क्या है? विज्ञान है। ठीक है, अब आते हैं हम कार्ल रीटर के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया भूगोल के बारे में? ये भूगोल होता स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन था। ठीक है, भूगोल का ये क्लैडियस और टॉलमी के अकॉर्डिंग था डेफिनेशन। ये थर्ड नंबर आते हैं कार्ल रीटर के अनुसार भूगोल का डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? इन्होंने क्या कहा है कार्ल रीटर भूगोल का डेफिनेशन देने में? भूगोल वह विज्ञान है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने क्या बोला है? कार्ल रीटर ने भूगोल का डेफिनेशन देते हुए लिखा है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंदर जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, उसका अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, कार्ल रीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं ऑर्थर होम्स के अनुसार। ऑर्थर होम्स ने क्या डेफिनेशन दिया है देखा जाए। इन्होंने बोला भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। मतलब इनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये चार भूगोलवेत्ता है, स्ट्रैबो, क्लैडियस और टॉलमी। इसमें दो है, इसमें कार्ल रीटर है, इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हुआ, और ये ऑर्थर होम्स है, इनके अनुसार ये भूगोल का परिभाषा हुआ। ये सारे अभी तक भूगोल का परिभाषा अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अपने अपने तरीके से भूगोल को डिफाइन किया है, जो हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, भूगोल का 4 डेफिनेशन है तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भूगोल के 4 डेफिनेशन है अलग अलग भूगोलवेत्ता के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग, क्लैडियस और टॉलमी के अकॉर्डिंग, कार्ल रीटर के अकॉर्डिंग, ऑर्थर होम्स के अकॉर्डिंग ये भूगोल का परिभाषा है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताना है। अब हम देखते हैं भूगोल का जनक। भूगोल का जनक हमने क्या पढ़ा है? हिकेटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। पहला है कि भूगोल का जनक कौन है, तो हिकेटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, और थर्ड नंबर है व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इरेटोस्थेनीज ने क्या किया था? सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको व्यवस्थित यानी इसको व्यवस्था में लाया। ठीक है, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक बोला जाता है इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर है भौतिक भूगोल का जनक। ठीक है, और फिजिकल जो ज्योग्राफी है इसके फादर कौन है? पोलिडोनियस। कौन है? फिजिकल, फिजिक्स लिखते हैं ना पी से, तो पोलिडोनियस याद रखना है। क्या याद रखना है? अच्छा, हिकेटियस क्या हो गए? ज्योग्राफी के फादर हो गए। अब है कि वर्तमान भूगोल का पूछे कि वर्तमान यानी जो करेंट में प्रेजेंट जो ज्योग्राफी है उसके फादर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बताया गया। व्यवस्थित भूगोल यानी जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, व्यवस्था में लाया, वो है इरेटोस्थेनीज। ठीक है,
फोर्थ है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के फादर हैं पोलिडोनियस, पी से, ठीक है, याद रहेगा। फिफ्थ नंबर में है सांस्कृतिक भूगोल का जनक, ठीक है, सांस्कृतिक, श से सांस्कृतिक, श से सावर, लास्ट में क्या है सावर, कार्ल ओ सावर, सावर सांस्कृतिक भूगोल के पिता हैं, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर, सावर लास्ट में है, इधर है स्टार्टिंग में संस्कृति। फिजिक्स यानी भौतिकी, तो वो हो जाएंगे पोलिडोनियस, ठीक है। गणितीय भूगोल के संस्थापक, ठीक है। अब गणित में हम लोग थेल्स पर में पढ़ते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि वो माइंड की मेमोरी में काफी टाइम तक ये कभी उसको रिमाइंड करे, एग्जाम के टाइम में या ऑप्शन देख के याद आ जाए, तो उसको हम लोग रिलेट करके एक दूसरे से याद करें तो बेहतर होता है और लंबे टाइम तक माइंड में सेव रहता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक लास्ट में शावर है। भौतिक भूगोल के इंग्लिश होता है फिजिकल जियोग्राफी, तो पोलिडोनियस, पी से फिजिक्स के लिए स्पेलिंग पी लिखते हैं ना, तो पोलिडोनियस। अब है गणितीय भूगोल, गणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थेल्स पर में पढ़ते हैं, थेल्स थ्योरी पढ़ते हैं, तो थेल्स हुआ एनेक्सीमेंडर, क्या है एनेक्सीमेंडर, एनेक्सी भी लिखा रहता है, एनेक्सी भी लिखा रहता है, ठीक है। थेल्स हुआ एनेक्सीमेंडर जो है वो गणितीय भूगोल के यानी मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर है। 7 नंबर में है विश्व भूगोल के निर्माता, यानी विश्व का भूगोल बनाया है किसने, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसके जो निर्माता है मार्टिन बैहम है, क्या है मार्टिन बैहम, विश्व भूगोल की निर्माता विश्व बैहम, लास्ट में बैहम है और विश्व, ठीक है, विश्व भूगोल का आएगा तो बैहम, मार्टिन बैहम, ठीक है, याद रखना है। 8 नंबर पे है विश्व मानचित्र के निर्माता, अब है वर्ल्ड का मैप किसने बनाया, इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता है एनेक्सीमेंडर, ठीक है, ये जो एनेक्सीमेंडर है ये एनेक्सीमेंडर, ठीक है, ये विश्व मानचित्र के निर्माता है एनेक्सीमेंडर, ठीक है, मानचित्र मेंडर, याद रखना है। 9 नंबर पे है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, विश्वकोश शब्दकोश नहीं, भौगोलिक जियोग्राफिकल, ठीक है, जो क्या है भौगोलिक विश्वकोश का जो रचनाकार है स्ट्रैबो को माना जाता है। स्ट्रैबो एक भूगोलवेत्ता है जिन्होंने भूगोल का डेफिनेशन भी दिया है स्ट्रैबो ने, ठीक है, तो स्ट्रैबो को क्या माना जाता है, स्ट्रैबो को क्या माना जाता है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं ना। क्या है पहला भूगोल का जनक हिकेटियस, दूसरा क्या है वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्सुआ एनेक्सीमेंडर, विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्सीमेंडर, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी टॉपिक चल रहा है, एंड तक बने रहिए, लंबा वीडियो जाने वाला है, टॉपिक अभी बहुत से बाकी है। अभी तक हमने ज्योग्राफी का स्टार्टिंग किया है, बस अभी तक ज्योग्राफी का शुरुआती दौर में उसका इंट्रो और उसका डेफिनेशन यही सब चल रहा है। अब हम देखते हैं भूगोल का वर्गीकरण, भूगोल का ज्योग्राफी का वर्गीकरण कैसे हुआ है। पहला है क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा है पारदेशिक भूगोल। क्रमबद्ध यानी जो क्रमबद्ध चलते आ रहा है, सिस्टम से चलता है वो क्रमबद्ध, और पारदेशिक भूगोल एक किसी खास क्षेत्र में के अध्ययन करना, वहाँ के जो भी क्या बोलते हैं ये जो वहाँ के आसपास का जो भी भूभाग होगा उसके बारे में अध्ययन करना हमारा क्या हो जाएगा, पारदेशिक भूगोल, ठीक है। तो ये सिस्टम वाइज चलता है क्रमबद्ध विज्ञान, सॉरी क्रमबद्ध भूगोल। अब क्रमबद्ध भूगोल के दो टाइप हैं, कौन कौन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक यानी फिजिकल, तो फिजिकल में कौन कौन आ जाएगा, खगोलिकी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा स्थलमंडल, वायुमंडल और क्या है हमारा जलमंडल, और ये तीनों की कॉम्बिनेशन। और स्थलमंडल का इंग्लिश में क्या होगा, खगोलिकी का इंग्लिश होगा, पहले देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमी। स्थलमंडल लिथोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। और इस स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों के कॉम्बिनेशन से जो क्या बोलते हैं कि जो स्पेस बनता है, जो एरिया बनता है, जो इन्वायरमेंट बनता है उसको बोला जाता है जयमंडल। जय यानी इसमें लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, यानी जो जीव होते हैं उसमें एग्जिस्ट कर पाते हैं, लाइफ अपना
डिपेंड कर पाएंगे उस जगह पे उनका लाइफ पॉसिबल है, वो वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग जैवमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है। भूगोल, भूगोल का वर्गीकरण हमने देखा कि ये दो भागों में बांटा गया, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। इंग्लिश में सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और पूरा हमारा रीजनल। ठीक है। सिस्टम बाय सिस्टम, क्रमबद्ध टोटली जो होते हैं सिस्टम से जो चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध। प्रादेशिक किसी खास क्षेत्र का। ठीक है, हो गया। अब आते हैं इसको क्रमबद्ध भूगोल को दो भागों में बांटा गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के कंपोनेंट कौन कौन है? भौतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? खगोलिकी, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। खगोलिकी से क्या रिलेटेड है? खगोलिकी क्या इंग्लिश होता है? एस्ट्रोनॉमी। खगोलिकी मतलब कि जो अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, अंतरिक्ष की कोई वस्तु है, वहाँ की कोई विशेषताएं हैं, वहाँ के बारे में क्या जानना, ये सारे खगोलिकी में आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, इसको हटा देते हैं। ये तीन चीज है जिसमें हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, यानी मानव जीवन इसमें एग्जिस्ट करता है। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, जिसपे हमारी पृथ्वी है। ठीक है। ये लिथोस्फीयर हो गया। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन? हमारा क्रस्ट, मैंटल, कोर। अपर वाला पार्ट जो होता है अपर क्रस्ट, वो हमारा लिथोस्फीयर है। उसके जस्ट नीचे मैंटल है। जैसे बॉयल एग है तो बॉयल एग का जो छिलका वाला पार्ट है वो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट। ठीक है। उसके अंदर हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उबला हुआ अंडा का, वो हमारा मैंटल है। उसके नीचे अंदर में जो येलो वाला पार्ट है उबला हुआ एग का, वो हमारा कोर है, जो सबसे हीट रहता है, सबसे गर्म रहता है। ठीक है। तो अर्थ के तीन पार्ट हो गए और ये हमारा स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर है, जिसपे हमारी पृथ्वी है। ठीक है। वायुमंडल यानी पृथ्वी से ऊपर तो क्या है हमारा? सागर तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा कार्बन रेखा है। ठीक है। कार्बन रेखा से ऊपर का जो भाग है वही हमारा क्या है? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर है क्या? तो वायु के आवरण क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है। पृथ्वी कई गैसों का मिश्रण है और ये जो गैस है कार्बन रेखा के ऊपर जो घेरा हुआ गैसों का जो लेयर है, यानी वायु का जो लेयर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायु का परत वायुमंडल। ठीक है। वायु का जो परत है वही हमारा क्या है? वायुमंडल। ये हो गया स्थलमंडल जिसमें हम रहते हैं। वायुमंडल जिसमें एयर एग्जिस्ट करता है, यानी एयर का लेयर। ठीक है। द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब आते हैं जलमंडल। जलमंडल यानी वाटर वाला पार्ट, जैसे हाइड्रोस्फीयर। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा? ओशन आ जाएगा, सी आ गया। ये सारे क्या है? जलमंडल के अंतर्गत आएंगे। और ये तीनों चीज जिसमें एग्जिस्ट करता है वो हमारा जलमंडल, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु इसमें ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ये तीनों नेसेसरी है हमारे लिए, इसलिए हम लोग किसमें रह सकते हैं? जैवमंडल में। ठीक है। अब जैवमंडल में हम क्या देखेंगे? हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ का परिस्थिति क्या है, उसमें कैसे हम उसमें ढल रहे हैं। ठीक है। ये जैवमंडल के कंपोनेंट है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ठीक है। अब आते हैं मानव भूगोल के कंपोनेंट कौन कौन है? ये है जनसंख्या। खुद हम लोग हैं मानव भूगोल में। हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। चाइना के बाद सेकेंड स्थान पे हमारा इंडिया का है जनसंख्या में। ठीक है। आर्थिक क्रिया जो मानव एक्टिविटी जो कर रही है, ठीक है, वो सारे मानव भूगोल में शामिल होगा। परिवहन जो यहाँ पे रोड पे सड़क है और एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर नहीं रहेंगे, हाँ एयर ट्रांसपोर्ट है हमारे द्वारा यूज किया जाने वाला, रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड पे जो चल रही है वो सारे जो भी व्हीकल्स है और क्या बोलते हैं ट्रेन है, बस है, ये सारे हमारे यूज में आने वाले कंपोनेंट्स हैं जिसमें इसकी मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ के निवास करने वाली प्रमुख जनजाति, ये सारे मानव भूगोल के कंपोनेंट हो गए। ये हमारा हो गया भौतिक भूगोल का कंपोनेंट, खगोलिकी, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। आई होप समझ में आया। खगोलिकी क्या है? अंतरिक्ष की वस्तुएं और उनका अध्ययन करना खगोलिकी में आ जाएगा। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, लैंड वाला पार्ट। ठीक है। ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है। जिसमें हमारा क्रस्ट शामिल है। ठीक है। अपर क्रस्ट। और वायुमंडल यानी लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या है? एटमॉस्फेयर। और जलमंडल वाटर वाला पार्ट ऑफ क्या है हमारा? हाइड्रोस्फीयर इज वाटर वाला एरिया। ठीक है।
और इस तीनों में हमारा बायोस्फीयर यानी इसमें लिविंग बींग्स रह सकते हैं। ये हमारे जयमंडल में हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी देखने को मिलेगा। ये हमारा भूगोल का क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम तीन चीज देख लेते हैं। कार्बन रेखा क्या है? कार्बन रेखा क्या है? यह क्या है? एफएआई। ठीक है, एफएआई के द्वारा समुद्र तल से पृथ्वी के औसतन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है। समुद्र तल से, ठीक है, ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई को क्या बोला जाता है? कार्बन रेखा बोला जाता है। ठीक है, समुद्र तल से पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर पे एक काल्पनिक रेखा है जिसको कार्बन रेखा बोला जाता है। ओके, अब अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से बाहर के विस्तार यानी कार्बन रेखा से ऊपर, ठीक है, जो 100 सागर तल से यानी समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर में क्या है? हमारा कार्बन रेखा है, एक काल्पनिक रेखा जिसको कार्बन रेखा का, उस कार्बन रेखा के ऊपर वाला एरिया जो है वो अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के बाहर के विस्तार को जिसमें वस्तुएं और घटनाएं होती हैं और उनके सापेक्ष स्थिति और दिशा होती है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्य सागर तल। ठीक है, उसको औसतन समुद्र तल भी बोलते हैं, मीन सी लेवल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? पृथ्वी के तटीय जल निकाय जहाँ से ऊंचाई मापी जाती है। एक यहाँ से जल निकाय यानी सपोज दैट कोई सागर है, उसके ऊपरी तल जो जल है वहां से किसी चीज को मापा जाता है, ऊंचाई को मापा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? मध्य सागर तल बोला जाता है। ठीक है, और इसको किसमें मापा जाता है? ज्वार गेज। ज्वार गेज एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, इसी से इसको मध्य सागर तल यानी मीन सी लेवल को मापा जाता है। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन हुआ। कार्बन रेखा क्या है? अंतरिक्ष किसे कहते हैं? मध्य सागर तल क्या होता है? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। भूगोल में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है? ब्रह्मांड। ठीक है, यूनिवर्स। अब हम चलते हैं ब्रह्मांड के बारे में। टॉपिक हम क्या देखने जा रहे हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? कह रहे हैं कि जो भी चीज, जैसे हम क्या बोलते हैं, तुलना छोटे से लेकर सूक्ष्मतम कण से अणु से लेकर और एक विशाल आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड बोलते हैं। एकदम सूक्ष्मतम अणु से लेकर एक विशालतम बहुत बड़े गैलेक्सी के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड का दूसरा डेफिनेशन यहाँ है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, इसके लिए बहुत सारे थियोरी दी भूगोलवेत्ता ने, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा बिग बैंग थियोरी, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं, जिसके प्रतिपादक हमारे जॉर्ज लेमेत्री हैं, या लेमेंतेयर बोला जाए, जॉर्ज लेमेंतेयर, या इसी को कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन के तौर पर लेमेत्री बोलते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थियोरी बोलते हैं, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत क्या बोला जाता है? वैलिड माना गया। ठीक है, इसको बहुत सारे भूगोलवेत्ता ने अपना अपना क्या दिया? थियरी दिया। ठीक है, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, कोई बोला ऐसे हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वमान्य किसको माना गया? जो जॉर्ज लेमेत्री, ये लेमेंतेयर जो है, जॉर्ज लेमेंतेयर, इनके बिग बैंग थियरी को सर्वमान्य माना गया। किसके लिए? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। इसमें बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं। पहले है हमारा, पहला कौन सा सिद्धांत है? जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके लिए बहुत सारे थियरी, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। तो पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थियरी कहते हैं। इसको किसने, इस थियरी को किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेयर, या उसी को लेमेत्री कोई बोलता है। ठीक है, दूसरा है साम्य अवस्था, इसको और किस नाम से जानते हैं? सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। साम्य अवस्था दिया रहा है, या सतत सृष्टि सिद्धांत दिया रहा है, या स्थिर अवस्था संकल्पना दिया रहा है। सेम थिंग से इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थियरी। ठीक है, और इस थियरी को देने वाले हैं थॉमस गोल्ड। ठीक है, और दूसरे भूगोलवेत्ता है हर्मन बॉडी। थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने साम्य अवस्था स्टेडी स्टेट थियरी को प्रतिपादित किया। किसके लिए? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने इसमें अपना मेंशन किया है। ठीक है, थर्ड
सिद्धांत है, थियरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए हमारा दोलन सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी। ठीक है, दोलन सिद्धांत को दिया किसने? डॉक्टर एलन संडेजर ने। ठीक है, डॉक्टर एलन संडेजर ने हमारा कौन सा पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, हिंदी में दोलन सिद्धांत बोलते हैं। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इसमें इस थियरी में उन्होंने लिखा है, बताया है। ठीक है, 4 नंबर में हमारा स्फीति सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, इन्फ्लेशनरी थियरी, इन्फ्लेशनरी थियरी, अलेन गुथ है। ठीक है, अलेन गुथ। ये 4 सिद्धांत प्रमुख है। ये किसके लिए? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अपना अपना थियरी दिया, बट ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा सर्वमान्य इसको माना गया। किसको? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थियरी बोलते हैं। एल जॉर्ज लेमेंतेर भी बोलते हैं, उनका दिया हुआ ये थियरी है, और इसी को ज्यादातर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा वैलिड किया गया। ठीक है, इसी को ज्यादातर मतलब क्या मान्यता दिया गया। ठीक है, बाकी सब थियरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको किसके लिए? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं टॉपिक हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ेंगे पहला। ठीक है, ये सारे सिद्धांत है ब्रह्मांड के, इसे कहते हैं ब्रह्मांड के उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत है, किसके द्वारा ये सिद्धांत दिए गए। अब हम पहला महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में डिटेल में जानेंगे इसके बाद।